दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव हो चुके हैं और इस चुनाव में एनडीए की जो आंधी नहीं सुनामी चली है, एक ऐसी सुनामी कि खुद एनडीए को भी ये नहीं पता था कि उसकी इतनी ज़्यादा सीटें आएंगी। और महागठबंधन का इस चुनाव में इतना बुरा हलवा, इतने औंधे मुंह गिरा कि उसको ये यकीन ही नहीं था कि उसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी और बिहार की जनता उससे इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। अब बारी आती है दोस्तों सरकार बनाने की। तो महागठबंधन के जो इसमें सरकार है वो उससे में एक तरह से देखा जाए तो सत्ता से बाहर हो चुका है और एनडीए की जो सरकार है बनने वाली है। और एनडीए की सरकार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो थे नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों, इसमें टेक्निकली रूप से देखा जाए, तकनीकी और सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इसमें एनडीए की सरकार ही बनती है और एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन एक ऐसा सवाल है दोस्तों कि ऐसा लग रहा है कि शायद एनडीए की बजाय महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बिल्कुल मैं तकनीकी रूप से सही कह रहा हूँ कि एनडीए की बजाय बिहार में आने वाले टाइम में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ये सवाल कैसे आया, कहाँ से आया और कैसी क्या परिस्थिति है कि जो महागठबंधन इतनी बुरी तरह से औंधे मुँह गिरा है कि उसमें उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं है। और उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बनाने जा रहा है महागठबंधन। तो वो कैसी परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक आंकड़ों के अनुसार बताऊंगा। आपको भी यकीन होगा कि हाँ, बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। बस तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, बस दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव हो चुके हैं और अब इस चुनाव में हालांकि एक दो दिन तक यही चलेगा कि ये इतनी बुरी हालत महागठबंधन की कैसे हुई, क्यों हुई, और जो इसमें पार्टियों के समर्थक है वो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि इसमें वोट चोरी हुई या फिर जनमत की डकैती है ये, या फिर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, या फिर इस तरह के जो महागठबंधन के समर्थक है वो इस चीज़ के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उससे आगे का है और उससे आगे का सवाल ये है कि अब बारी है सरकार बनाने की। और सरकार बनाने में किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। उससे पहले दो सवाल एक ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है और वो इस चुनाव में उनकी इम्पोर्टेंस भी दिखाई दी। पहला सवाल तो ये है दोस्तों कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में अब की बार ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है वो कुछ ऐसी सीटें जीतेगी कि वो हो सकता है किंग मेकर बने। और महागठबंधन की और एनडीए की सरकार के बीच में हो सकता है प्योर उसमें पूरी तरह से ना आ पाए, उसको पूर्ण बहुमत ना मिल पाए एनडीए को, और ऐसे में जरूरत पड़ सकती है प्रशांत किशोर की। लेकिन दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जिस प्रशांत किशोर को कांटे की टक्कर कर ये समझा करते कि राजनीतिक वो व्यू रचना करने वाला है, दिमागदार आदमी है, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, और बिहार में उसको जैसे समर्थन मिल रहा था उसे लग भी रहा था कि शायद 10-15 सीट या 20 सीट प्रशांत किशोर इस चुनाव में जीत ले और किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। लेकिन जितनी बुरी तरह से बिहार की जनता ने उसको नकारा है प्रशांत किशोर को, तो उससे एक सवाल उत्पन्न ये होता है दोस्तों कि क्या नए आदमी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, और क्या जनता कभी भी बदलाव नहीं चाहेगी या फिर नए लोगों को मौका नहीं देगी। तो दोस्तों, इन सब की जो वजह है कि प्रशांत किशोर को नकार दिया गया और जनता किसी नए आदमी को मौका नहीं देना चाह रही, तो मैं ये समझता हूँ इसके पीछे कारण है अरविंद केजरीवाल जी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस देश की भ्रष्ट सरकारें हुआ करती, लोग तंग आ चुके थे, तो प्रयोग के रूप में किसी नए व्यक्ति को लाना चाह रहे थे। और उन्होंने वो जो संभावना दिखाई दी कि वो उनको रोजगार दिलवाएगा, भ्रष्टाचार खत्म करेगा, एक नई तरह की राजनीति करेगा, वो संभावना दिखाई दी अरविंद केजरीवाल जी में। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ही जैसे और नेता हुआ करते उनसे भी 2 कदम आगे निकले, और जिस एंटी करप्शन के कारण, अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वही करप्शन के चार्ज में ही जेल में जाना पड़ा, तो लोगों की नए आदमी से या नई राजनीतिक पार्टी से उम्मीद टूट गई। और प्रशांत किशोर भी उसी की कड़ी का एक अगला हिस्सा है। तो ये है दोस्तों प्रशांत किशोर जी का। दूसरा बारी है ये अपने चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी में दोस्तों अब की बार जो संभावना नजर आई ना,
वो ये नजर आई कि आने वाले टाइम में चिराग पासवान जी बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि इतनी कम उम्र में जितनी परिपक्वता चिराग पासवान जी ने दिखाई, जब वो 2019 में सांसद बने थे तो उनकी पार्टी ने उनके चाचा जो परशुराम पशुपति पारस थे और उनके चचेरे भाई थे प्रिंस राज, उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ दिया था और उन्होंने डायरेक्ट मोदी जी के साथ वो गठबंधन कर लिया था और चिराग पासवान जी रह गए थे अकेले। तो अकेले रहने के कारण उन्होंने जो इनके लोक जनशक्ति पार्टी थी उसमें से उनको निकाल दिया था, लेकिन यह कि उनके हाथ में कुछ नहीं लगा था। लेकिन उसके बावजूद, इतने बड़े झटके के बावजूद, जैसी संयम और धैर्य चिराग पासवान ने दिखाया और अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताया, और वो उसी मोदी जी का हनुमान बताया जिस मोदी जी ने उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री भी बनाया था और उसकी पार्टी के जो बागी जो सांसद हुआ करते उनको एनडीए में शामिल भी कर लिया था। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी परिपक्वता है चिराग पासवान की। उससे रिजल्ट भी दिखाई दिया कि जहां उसकी पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही सीट हुआ करती, अब की बार उसने 19 सीटें जीती। तो ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को रिप्लेस अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो चिराग पासवान जी करेंगे। और चिराग पासवान जी, मैं खुल के कह सकता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो चिराग पासवान जी का बिहार के अंदर। तो ये थे दोस्तों दो सवाल। अब बात आती है मुख्यमंत्री की। तो मैंने कहा था कि दोस्तों इस चुनाव के अंदर जिस बुरी तरह से महागठबंधन की हार हुई है, उससे ये देखते हुए ये लग रहा है कि महागठबंधन में उठने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन दोस्तों एक ऐसा पॉइंट आया है, तकनीकी पॉइंट आया है कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर बीजेपी ने कोई भी गलत स्टेप उठाया जिसकी की संभावना है और जिससे सवाल उत्पन्न हुआ है, वो ये है कि हो सकता है अगर बीजेपी ने ये मुख्यमंत्री अपना बनाने की कोशिश की, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, तो गेम पलट सकता है दोस्तों। और उस गेम को पलटने वाले होंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से अगर ये सोची बीजेपी ने कि पीछा छुड़ा कर हमारी ज़्यादा सीट है, एनडीए की 202 सीट है और उसकी बजाय ज़रूरत नहीं रही नीतीश कुमार की, तो वो मुगालते में है। और ये सवाल आया कहाँ से? अब सवाल बारी आती है इस चीज़ की। तो एक पत्रकार वार्ता हुई थी दोस्तों इलेक्शन से कुछ दिन पहले। तो एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अमित शाह जी ने बड़ी सफाई से ये कहा था कि ये फैसला होगा विधान सभा की जो मीटिंग होगी, जो जीतने एनडीए की जो मीटिंग होगी, उसमें इस सवाल का जवाब दिया जाएगा कि नीतीश कुमार बनेंगे या कोई और बनेगा। तो उसका फैसला अब नहीं हो सकता, उसका फैसला होगा बाद में। जबकि ये चुनाव लड़ाया गया था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के फेस के ऊपर, और लोगों ने जो सफलता दी है, जो वोट दिए, वो भी नीतीश कुमार के फेस के ऊपर ही एनडीए को वोट मिली है। लेकिन अमित शाह जी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला होगा जो जीते हुए विधानसभा की जो एनडीए की मीटिंग होगी उसके अंदर। तो इसमें ये लगता है दोस्तों कि शायद एनडीए यानी अमित शाह जी ये सोच रहे हैं कि अब की बार क्यों ना बीजेपी को मौका दिया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए बीजेपी की तरफ से। तो इसमें दोस्तों अगर बीजेपी ने ये कदम उठाया तो मैं ये समझता हूँ कि उसी टाइम एनडीए टूट जाएगा और जिस महागठबंधन की सिर्फ 33 सीट है वो महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ मिलकर ने सरकार बना लेगा। कैसे? मैं आपको आंकड़ों का खेल बताता हूँ। अगर एनडीए की देखी जाए तो इसमें 89 सीटें दोस्तों बीजेपी की और 85 सीटें नीतीश कुमार जी की। और ये सारी मिलकर ने लोक जनशक्ति पार्टी की भी मिलकर ने, हम की मिलकर, एक आरएलएम पार्टी उसकी मिलकर 202 सीट बनती हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती बीजेपी तो नीतीश कुमार के पास है 85 सीट और महागठबंधन के पास है 33 सीट। तो 85 और 33 अगर इसको मिलाया जाएगा तो ये बनती है दोस्तों 118 सीट, 118। और 18 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए 122। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दोस्तों एक पार्टी है ओवैसीउद्दीन ओवैसी की AMIM, तो उस पार्टी के हैं 5 MLA, 5 विधायक हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ओवैसीउद्दीन ओवैसी जी हैं वो अपने 5 जो MLA हैं, विधायक हैं, उनका समर्थन दे देंगे वो नीतीश कुमार को। और 118 महागठबंधन 33, 85 नीतीश कुमार की और 5 उसकी। तो इस तरह कुल मिला के ना 123
का आंकड़ा पार होता है और बहुमत के लिए 122 की जरूरत है, तो उसी टाइम महागठबंधन के साथ मिलकर ना नीतीश कुमार अपने अलग से वो बना लेंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर ना वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो सवाल अमित शाह जी से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अगर बीजेपी ने एक भी गलत स्टेप उठाया तो उसी टाइम बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार 1 मिनट से पहले पलटी मारने वाले आदमी है, इसीलिए उनका नाम पलटू राम रखा गया है। तो बीजेपी के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो सोच भी सके कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार जी बनेंगे। अब ये अमित शाह जी के ऊपर डिपेंड करता है, मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनडीए को तोड़ना चाहेंगे या नीतीश कुमार के साथ मिलकर ना वो सरकार बनाना चाहेंगे। बस एक गलत कदम एनडीए का, यानी एक गलत कदम बीजेपी का, और महागठबंधन की सरकार बीजेपी में 202% बन सकती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो कैलकुलेशन है या जो ये विश्लेषण है पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की जो विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।